मुस्लिम लड़के लड़कियों की कहानियाँ सुनी होगी, जिसमें कि अगर किसी भी मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है या हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, जिसमें तो कोहराम मच जाता है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने से भी नहीं चूकते हैं। उन्हें लोग टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसी हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी है। और आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसमें भी एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है और फिर इस प्यार का नतीजा उस लड़के की जो लाश थी उसे भी 60 टुकड़ों में काट दिया जाता है। और ये जो कहानी है वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा से। बिहार के दरभंगा में एक लड़की थी जो अपनी भाभी को लेकर दरभंगा के एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसकी भाभी को एडमिट कर लिया जाता है। अब जो आयशा की भाभी थी वो उस हॉस्पिटल में लगभग 7-8 दिन तक एडमिट रहती है और उसी हॉस्पिटल में एक लड़का सफाई कर्मी का काम करता था। उस लड़के का नाम था रघुनंदन पासवान। जो रघुनंदन पासवान था, अच्छा खासा लड़का था, दिखने में अच्छा था, स्वभाव में अच्छा था। तो वो आयशा को उस हॉस्पिटल में रहते हुए जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती थी वो उसकी हमेशा मदद किया करता था। और आयशा उस लड़के से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लड़का था, उसकी बहुत मदद कर रहा था। अब जब आयशा अपने घर जाती है, यानी कि जब भी उसकी भाभी को हॉस्पिटल से घर भेजा जाता है, तो आयशा रघुनंदन के नंबर ले लेती है और रघुनंदन और आयशा अब एक दूसरे से मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं। अब एक दूसरे से चाहे तो फ़ोन पे बात करना हो, चाहे तो व्हाट्सएप या मैसेंजर हो, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में जो आयशा थी उसके पिता को इस सारी बात की जानकारी हो जाती है कि जो आयशा है वो किसी लड़के से बात करती है। और जब इस बारे में आयशा के पापा को सारी जानकारी मिलती है तो वो उस लड़के रघुनंदन के घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों की जो घर की दूरी थी वो 22 किलोमीटर थी। जब आयशा के पापा रघुनंदन के घर पहुंचते हैं तो वहां पर जो रघुनंदन के पिता होते हैं, जिनका नाम जितेंद्र पासवान था, वो जितेंद्र पासवान को जाकर धमकी देते हैं कि अभी तो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से बात करना बंद नहीं किया तो फिर इसका नतीजा ऐसा होगा कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा। जो जितेंद्र पासवान थे वो थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता थी और उन्होंने भी ऐसे बहुत से केस सुन रखे थे जिसमें कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। तो वो अपने बेटे को साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि अगर तुमने कभी भी इस लड़की से दोबारा बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इधर जो रघुनंदन था, उसके सर तो जैसे इश्क का भूत सवार हो चुका था। वो कहाँ आयशा को छोड़ने वाला था। वो उससे बात करना बंद नहीं करते हैं। और इधर जो आयशा के पापा थे दोबारा से उसके पापा को फ़ोन करके बोलते हैं कि अब तुम्हारा बेटा फिर से बात कर रहा है और अब इसका अंजाम तुम देख लेना। इधर जो जितेंद्र पासवान थे वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम यहाँ से छोड़कर मुंबई चले जाओ। तो इसके जो पिता थे वो अपनी जानकारी के थ्रू उसे मुंबई भेज देते हैं और वहीं पर एक एसी की कंपनी में उसे एसी लगाने का काम दे दिया जाता है। अब जो जितेंद्र था वो मुंबई में रहता है और वहीं पर एसी की कंपनी में काम करने लग जाता है। इधर जो आयशा थी उसके घर वालों को नहीं पता था कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो यहाँ से मुंबई जा चुका है। तो इधर आयशा का जो भाई था वो भी पुणे में रहता था, तो वो आयशा को अपने साथ पुणे ले जाता है। तो अब आयशा पुणे में रह रही थी और इधर जो वो रघुनंदन पासवान था वो मुंबई में रह रहा था। लेकिन दोनों में जो बातचीत थी वो अभी भी हुआ करती थी। जब भी दोनों को मौका मिलता था एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे। तो एक दिन लगभग 5-7 दिन हो जाते हैं, लेकिन जो रघुनंदन पासवान होता है वो आयशा को फ़ोन करता रहता है, लेकिन उसका जो मोबाइल था वो बंद आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर में आयशा को क्या हुआ है। कहीं उसके भाई को तो कुछ पता नहीं लग गया है, कहीं उसके भाई ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब वो हिम्मत करके जो उसका भाई था सतराम, उसको ही फ़ोन कर देता है। और जब वो उसके भाई को फ़ोन करता है तो उसका भाई उसका फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाने के बाद में वो उसे कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों की शादी ही करवा देता हूँ। तुम यहाँ पर मेरे पास पुणे में आओ और यहाँ आने के बाद मैं तुम्हारे निकाह की बात करता हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं जिससे कि तुम दोनों की
शादी या निकाह कर दिया जाए। जैसे ही ये बात रघुनंदन ने सुनी, वो तो इतना खुश हुआ जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। और अब जो रघुनंदन था वो अपनी ट्रेन पकड़ता है और वहाँ से सीधा पुणे पहुँच जाता है। और जब वो पुणे पहुँचता है तो वो जिस मकान में रह रहा था उसका एड्रेस देता है, उसे वहाँ पर बुलाता है। उसे वहाँ पर बुलाने के बाद में जो उसकी बहन आयशा थी वो भी वहीं थी। आयशा और उसकी भाभी जो थे वो खाने पीने की उनके लिए अच्छी खासी व्यवस्था करते हैं और उन्हें अच्छा खासा खाना खिलाया जाता है। इससे पहले दोनों शराब पीते हैं। जो आयशा का भाई था वो और इधर ये लड़का रघुनंदन, दोनों शराब पीते हैं और वो इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि उन्हें लगता है कि अब जैसे तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। फिर उन दोनों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन इधर जो आयशा का भाई था वो रघुनंदन को और भी ज़्यादा शराब पिलाता है, यानी खुद से भी ज़्यादा। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आयशा और उसकी भाभी को तो सुला देता है और जो रघुनंदन था उसे भी वो अपने एक कमरे में सुला देता है। वहीं पर वो खुद भी सो जाता है उसी के पास में। लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसे तो इस चीज़ से बहुत गुस्सा था कि एक तो हिंदू है और दूसरा मेरी बहन के लिए वो मेरे घर तक आ गया। उसकी हिम्मत तो देखो। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो जो आयशा का भाई था वो मीट की दुकान लगाता था और उसी मीट की दुकान में ही उसके पास जो बकरे वगैरह काटने के बहुत सारे औजार भी उसके पास हुआ करते थे, कुल्हाड़ी भी उसके पास होती थी। तो वो उसी कुल्हाड़ी से जो रघुनंदन है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो उसके 7 टुकड़े कर देता है। यानी कि रघुनंदन शराब पीकर आराम से सो रहा था और उस पर 7 वार किए जाते हैं, 7 टुकड़े उसके कर दिए जाते हैं। अब वो उसकी जो लाश के टुकड़े थे उन्हें एक मतलब 4 बाल्टियों में डालता है और 4 बाल्टियाँ जो कलर पेंट की बाल्टी होती है उसी में इन चारों टुकड़ों को 7 टुकड़ों को डाला जाता है 4 बाल्टियों में। अब उसे लगा कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब रात को ही वो एक ऑटो करता है और ऑटो के में बोला जाता है कि उसे ये जो सामान है, जो बाल्टी के अंदर जो कलर पेंट है, उसे एक दूसरी जगह पहुंचाना है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऑटो वाला उससे कुछ ज़्यादा पैसे लेता है क्योंकि रात का समय था, लेकिन ऑटो वाला चला जाता है। अब वो चारों बाल्टियों को उस ऑटो में रखता है और ऑटो में रखने के बाद में एक जंगल था, उसके पास में एक दुकान थी जो कि उसकी पहले से देखी हुई थी। वो वहाँ पर जाता है और वहीं पर उतर जाता है और उस ऑटो वाले से कहता है कि ठीक है भैया, मुझे इसी दुकान में जाना है, मैं इससे बात कर लेता हूँ। जो ऑटो वाला था उसकी बेवकूफ़ी थी या जो भी थी कि उसने दिमाग ही नहीं लगाया कि इतनी रात को कौन सी पेंट की दुकान खुली रहती है। लेकिन हो सकता है उसने सोचा होगा कि अगले को कुछ भी काम होगा, तो ऑटो वाला उसे छोड़कर चला जाता है। अब जो आयशा का भाई होता है वो उसकी लाश को लेता है और वहीं पर जो जंगल था उसमें उस लाश के जो टुकड़े थे उसे फेंक दिया जाता है और वो चारों बाल्टियों को वापस से लाता है और उन्हें लाकर धोकर घर में रख देता है। घर की वो आकर सफाई करता है। हालांकि सारी चीज़ों के बारे में बाद में आयशा और उसकी पत्नी को भी पता चल चुका था, लेकिन वो लोग अब कर भी क्या सकते थे। अब जो इधर रघुनंदन के पिता जितेंद्र पासवान थे वो रघुनंदन को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका जो फ़ोन था सिर्फ एक दिन ही उनकी बात होती है और वो बात थी 1 नवंबर 2024। इससे पहले तक लगातार उनकी बात होती थी क्योंकि उनके पिता को भी बहुत ज़्यादा चिंता थी कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो 1 नवंबर को उनकी आखिरी बार बात होती है, जब जो ये लड़का रघुनंदन था वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं अपने एक दोस्त के पास आया हुआ हूँ। तो उसके पापा उसे आराम से सोने के लिए कहते हैं और फिर सोचते हैं कि कल और बात कर लूँगा। दूसरे दिन जब उसके पापा उसको फ़ोन करते हैं रघुनंदन को, तो उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। वो काफ़ी कोशिश करते हैं, पूरा दिन कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बेटे का फ़ोन नहीं लगता है। अब दूसरे दिन भी ट्राई किया जाता है, बाद में जो उसके दोस्त थे उनसे कांटेक्ट किया जाता है, रिश्तेदारों से पूछा जाता है। ऐसे ही करते करते 10 नवंबर आ जाता है और 10 नवंबर तक जो उसके पापा थे वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन नहीं करते हैं और फिर वो 11 नवंबर को पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर अपने बेटे की कंप्लेन लिखाते हैं कि जो मेरा बेटा है वो 1 नवंबर से गायब है। अब उसकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और उसके बेटे को ढूंढा जाता है। अब आखिरी बार उसके बेटे को कहाँ जाने के लिए कहा था ये पूछा जाता है, वो कहाँ रहता था वो भी पूछा जाता है। अब जो वहाँ की पुलिस थी वो भी उसे तलाश कर रही थी। अब इधर जो पुणे की पुलिस थी वो भी उसे तलाश कर रही थी, मुंबई की पुलिस थी वो भी उसे तलाश कर रही थी, क्योंकि उसकी जो आखिरी लोकेशन थी वो पुणे में पाई गई थी। अब पुलिस उसकी तलाश में पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था। 2 दिन हो चुके थे। अब इधर जो जिस जगह उसे जिस जंगल में उसकी लाश को फेंका गया था
वहाँ पर थोड़ी स्मेल आना शुरू हो जाती है, यानी कि बदबू आ रही थी। अब उस बदबू की वजह से पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उसके जो लाश के टुकड़े थे उन्हें उठाया जाता है। हालांकि उसका सर था वो पूरी तरह से गायब था, उसको पूरी तरह से खरोच दिया गया था, सर को पूरी तरह से खराब कर दिया गया था, लेकिन बाकी जो शरीर के हिस्से थे वो मिल जाते हैं। अब बाकी शरीर के जो भी हिस्से थे उनकी फ़ोटो क्लिक की जाती है और उस फ़ोटो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जाता है। जब उसकी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है तो उसके पिता को भी दिखाई जाती है कि कोई फ़ोटो वायरल हो रही है, एक बार आप भी देख लीजिए, आपका बेटा मिसिंग है। अब उसके पिताजी जब उस फ़ोटो को देखते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि इसका सर तो नहीं है, आपने इसको पहचान कैसे लिया? तो जो उसके पिताजी हैं वो कहते हैं कि जो मेरा बेटा रघुनंदन है उसने अपने हाथ पे आर और ए नाम गुदवाया हुआ था, जो कि उस फोटो में साफ नजर आ रहा था। जब पुलिस इस नाम का मतलब पूछती है तो उसके पापा कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम रघुनंदन था और जो लड़की थी उसका नाम आयशा था। हालांकि आयशा है जो एक काल्पनिक नाम है, लेकिन उस लड़की का नाम ए से ही था। तो जो आयशा और रघुनंदन है दोनों का नाम उसने अपने हाथ पर बनवा रखा था, यानी टैटू टाइप। अब जो उसके पापा थे उसकी लाश को तो पहचान चुके थे और इन सारी चीज़ों के बारे में वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस थी वो भी आसपास के जो भी सीसीटीवी थे उन्हें खंगालती है। इधर जो उसका भाई या वो लड़की जहाँ रहते थे वहाँ की जो आसपास की लोकेशन थी उसे देखा जाता है कि हो सकता है उसी ने वहाँ बुलाकर मारा हो, क्योंकि उसके फ़ोन की जो लोकेशन थी वो लास्ट लोकेशन पुणे की ही आ रही थी। आसपास की सारी जगह के सीसीटीवी जब चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि एक ऑटो है जो आ रहा है जा रहा है, यानी कि वो ऑटो गया भी है फिर रिटर्न होकर भी आया है, लेकिन ऑटो में आते समय उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। अब जो पुलिस थी आयशा के भाई को पकड़ती है और भाई को पकड़ने के साथ उसके साथ शक्ति से पूछताछ करती है। तो उसका जो भाई था वो सारी चीज़ों का गुनाह कबूल कर लेता है और वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा था क्योंकि ये जो रघुनंदन है मेरी बेटी को पसंद करता था, ये हिंदू था, हम मुस्लिम हैं, और साथ ही इसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई थी कि ये मिलने के लिए यहाँ तक आ गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने इसे मार दिया। अब जो इसके भाई को पुलिस अरेस्ट करती है और उसे जेल भेज देती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि गुस्सा होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, उस समय इंसान को कुछ नहीं पता होता कि आखिर में वो कर क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, लेकिन जब भी गुस्सा आए इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि रघुनंदन की गलती थी, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो आयशा का भाई है उसकी तो उससे भी ज़्यादा गलती थी। वो रघुनंदन को समझाता, अपनी बहन को समझाता, या जो भी वो कोशिश कर सकता था उसे करनी चाहिए थी। उसे मारने जैसी गलती तो कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और इस कहानी से हमें यही, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो रघुनंदन है उसको फ़ोन करके उसकी बहन भी बुलाती है, यानी कि जो आयशा है वो भी उसे बुलाती है, उसका भाई उससे ही फ़ोन करवा रहा था। और अगर कोई भी लड़की आपको ऐसे बुला रही है, झांसे में ले रही है, या हो सकता है वो अपने परिवार के दबाव में आकर ऐसा कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो आप मेहरबानी करके वहाँ जाइए ही मत। हो सकता है वहाँ कुछ आपके साथ गलत हो जाए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आयशा से उसका भाई फ़ोन नहीं करवाता, आयशा का भाई उससे प्यार से बात नहीं करता, तो शायद रघुनंदन वहाँ नहीं जाता और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए